Welcome to the knowledge race. So this is the second video on the questions asked by JKSSB in recent exams in Journal Science section. ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सेक्शन से जो है वो 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है एक वीडियो मैंने और डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा हुआ तो आई बटन के ऊपर जाके जो है आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, किसी भी टाइप से आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें जो JKSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। So the first question is, on which quantum number does the ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड। तो देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आया है, केमिस्ट्री पार्ट में से आया हुआ है। तो इसमें जो है हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया गया है, पूछा गया है कि कौन से क्वांटम नंबर के ऊपर जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उनका ओरिएंटेशन डिपेंड करता है। तो अब आप लोगों को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होगा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि एक जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स आते हैं जिनको हम लोग क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जिसके अंदर 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये जो चारों के चारों ऑप्शन में लिखे हुए हैं यही होते हैं, जिसमें से हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है पहले, उसके बाद आता है हमारे पास एजीमुथल, फिर मैग्नेटिक और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब देखो मैं बारी बारी से आपको बता दूं कि ये जो जितने भी क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, उसकी एनर्जी है, उसकी स्पिन कैसी है या ओरिएंटेशन कैसा है, उसके बारे में हमें ये बताते हैं। ठीक है, अब देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये हमें मेनली क्या बताता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट है या फिर जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन की शेल बोलते हैं, वो कौन सी है उसके बारे में बताता है। स्पिन जो होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ना, वो हमें बताता है कि शेप ऑफ एन ऑर्बिटल क्या है। अब देखो जो शेल होती है उसके अंदर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, उसके मतलब उसकी जो शेप होती है उसके बारे में हमें बताता है कि वो कैसा है, डम्बल शेप है या फिर डबल डम्बल है या फिर स्फेरिकल है, वो अलग अलग शेप्स होती हैं। तो उसके साथ साथ जो लास्ट वाला है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये हमें किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो अब देखो शायद ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी क्योंकि शायद आप लोग फर्स्ट टाइम ये सुन रहे होंगे। जो लोग केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं उनको अच्छा खासा पता होगा इसके बारे में, उनको आंसर भी पता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो बात करता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, डी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड। अब इन चारों में से ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है। तो अब देखो हमारे पास जो है पेट्रोलियम है, वुड है, कोल है और बायोफ्यूल है। तो ये शायद आप लोगों को पता होगा, पेट्रोलियम जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। हमारा जो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ मतलब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं पेट्रोलियम में से निकलते हैं। जैसे आपको पता है डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स वगैरह हो गया, उसके अलावा भी कोल टार वगैरह बहुत सारे जो है हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो पेट्रोलियम में से निकलते हैं, इसलिए इसको गोल्ड कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसका एसआई यूनिट आप लोगों ने बताना है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शंस में देख लो क्या है, होम है, बोल्ट है, वाट है और मो है। तो अब आपको जो है पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो एसआई यूनिट्स हैं ये किस किस के हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है, जो आंसर की अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो आंसर है, यहाँ पे उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वाट। ठीक, सॉरी, वोल्ट। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है, वाट नहीं होता। वाट जो है वो किसका होता है, पावर का होता है। उसके बाद जो मो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, और साथ ही साथ जो हमारे पास होम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस होता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, तो उसको जो है मापने का जो होता है वो हमारे पास होम होता है। तो इसका जो आंसर क्या है आपके पास, बी है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B1 इज पॉपुलरली नोन एज। तो विटामिन B1 मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन का जो चैप्टर है ना,
तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो विटामिन को हमेशा जो है आप लोग अपनी टिप्स के ऊपर रखिए कि कौन सा विटामिन क्या कहलाता है, किसकी कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज वगैरह हो। तो B1 जो है आप लोगों को पता होगा, थायमिन को कहते हैं। सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन which two gas variables are given shown by Gay-Lussac law। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक रिलेशनशिप पूछा हुआ है जो दो गैस वेरिएबल्स, ठीक है, उनके बीच अकॉर्डिंग टू द Gay-Lussac लॉ। आपका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं तो ये प्रेशर और टेम्परेचर की बात करता है। किसकी? प्रेशर और टेम्परेचर की एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होना चाहिए यहाँ पे? कांस्टेंट वॉल्यूम जो है रहना चाहिए। और फिर ये बात करता है किसकी? टेम्परेचर और प्रेशर की। तो इसमें जो रहता क्या है कि प्रेशर जो होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपके टेम्परेचर के। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बाय विच प्रोसेस द प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता ही है, सभी को, बच्चे को भी पता होगा। अब फोटोसिंथेसिस होता है कि जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिक्स करके जो है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड। जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज आल्सो कॉल्ड एज और नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये भी बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन सी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके या तो आपके हेल्थ एजुकेटर का एग्जाम था जो था उसमें आए हुए हैं, या फिर एक्सटेंशन एजुकेटर, या फिर जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर का एग्जाम था, या फिर जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जाम था। उसके अलावा भी कुछ 10th लेवल के एग्जाम्स थे, उनके अंदर जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैंने अलग अलग लोगों से अरेंज करके जो है आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का 15 में से कितना स्कोर रहा वो भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, विच टाइप ऑफ द एनर्जी सोर्स इज टाइडल एनर्जी। तो अब यहाँ पे आपको एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया कि टाइडल एनर्जी जो है वो किस टाइप की एनर्जी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास एनर्जीज होती है वो दो टाइप की होती है मेनली। एक होती है कन्वेंशनल एनर्जी, एक होती है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि पारंपरिक, यानी कि जो काफी समय से आप लोग पुराने समय से यूज करते आ रहे हो जिन एनर्जीज को, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल क्या हो गया हमारे पास, मतलब एक तरीके से हम लोग इसको कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना। जो कन्वेंशनल होती है वो नॉन रीन्यूएबल होती है, और जो हमारी नॉन कन्वेंशनल होती है वो होती है रीन्यूएबल, जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की एनर्जी आ गई, एक वो जिसको हम लोग एक ही बार इस्तेमाल में ला सकते हैं, और एक वो जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की जो एग्जांपल्स होती हैं, जैसे आपके पास सोलर एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास ये आ गई ओशन थर्मल एनर्जी होती है। उसी के अंदर जो है हमारी आती है टाइडल एनर्जी भी। अब जो कन्वेंशनल सोर्सेस एनर्जी के होते हैं, तो जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हो गए आपके, सीएनजी, नेचुरल गैस वगैरह, तो वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होगी आपकी कन्वेंशनल के अंदर, ठीक है ना। तो वो जो है एक सर्टन लिमिट के बाद जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल वाली जो है कभी भी खत्म नहीं होती, तो इसलिए टाइडल एनर्जी जो हमारी है वो क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, सोर्स है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर था नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट है, इन विच कॉन्टिनेंट इज ओजोन होल फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये कि सबसे पहले जो है ओजोन होल किस कॉन्टिनेंट के अंदर जो है पाया गया था। तो ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के अंदर जो है सबसे पहले इसको देखा गया था, चाहे, ठीक है। जो अंटार्कटिका रीजन है वहां पे जो है ओजोन होल, यानी कि ओजोन होल का मतलब भी आप लोगों को पता ही होगा कि ओजोन होल कोई सुराख नहीं है एक, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर किसी टाइप का, यानी कि वहां पे जो O3 होती है हमारी, O3, ठीक है ना। O3 जो होती है उसकी जो थिकनेस है लेयर की, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो काफी पतली हो चुकी है वहां पे, तो उसी चीज को ओजोन होल कहा जाता है, अंटार्कटिका के ऊपर है वो। नेक्स्ट है, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर डू प्रेसिपिटेशन अकर। अब देखो ये लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन वहां पे जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है उसके ऊपर क्वेश्चन था, यहाँ पे भी आ गया कि जो प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि जो बारिश होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के किस लेयर के अंदर होती है। तो वो आपको पता ही होगा, ट्रोपोस्फेयर। क्योंकि जितने भी लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है और जितने भी वेदर के जो फेनोमिनाज होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। उसके बाद जो है ऊपर स्ट्राटोस्फेयर आ जाती है हमारी, ठीक है ना। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और साथ ही साथ जितने भी वेदर फेनोमिनाज होते हैं वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज ओशन थर्मल एनर्जी। तो अब ये सेम वही क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो रहा है। ये भी आपको पता चल गया होगा कि ओशन थर्मल एनर्जी जो होती है, यानी कि समुद्र के अंदर से जो हीट निकलती है उसके द्वारा जो बनाई जाने वाली एनर्जी जो है वो भी कैसी आएगी, नॉन कन्वेंशनल, यानी कि वो भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ये कोई कोल या पेट्रोलियम तो है नहीं जो एक सर्टन लिमिट के बाद खत्म हो जाएगा। हीट जो है वो आपको पता है एज सच रहती है, जैसे हमारी सनलाइट रहती है वैसे ही हमारी हीट भी होती है। तो ये भी क्या आ गया, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक, 13th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेस स्कर्वी। तो विटामिन के ऊपर देखो इन्हीं 15 क्वेश्चन में से वो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो स्कर्वी जो है वो कौन से विटामिन की वजह से होती है। तो पीछे इसका जो है विटामिन का पूछा गया था आपको केमिकल नेम, वहां पे था ना पीछे क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख सकते हो, एस्कॉर्बिक एसिड था। तो स्कर्वी जो है हमारी किससे होती है, विटामिन सी। तो उसका क्या होता है नाम, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये हमारा बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी, जिसमें जो है हमारे गम्स की ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो उसकी कमी से होती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टॉर्क इज आल्सो नोन एज। अब टॉर्क, ये देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो टॉर्क क्या होता है, उसको हम लोग और क्या कहते हैं। तो देखो टॉर्क सबसे पहले क्या है, एक प्रकार की रोटेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल फोर्स होती है। तो इसको जो है हम लोग दूसरी भाषा में मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास, ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब वो हमारे पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो आपको पता ही है, ओमनीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स तो प्लांट्स हो गए, हार्बीवोर्स जो हर्ब्स को खाते हैं यानी कि प्लांट्स को खाते हैं। तो ओमनीवोर कौन होते हैं, जो दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। इसके बाद जो है एक वीडियो और मैं इसके ऊपर लाऊंगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस किसी भी टाइप से आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरे अपने दोस्तों के साथ हमारा जो मटेरियल है या फिर वीडियोस जो हैं वो शेयर आप लोग करिएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।